अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये मुकद्दस इलम इसने अपना मेंशन नहीं किया कॉलेज नेम, इसको प्लीज मेंशन कर लें। और ये अंसा ने भी अपना कॉलेज नेम मेंशन नहीं किया, इसको भी मेंशन कर लें। मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, काइंडली उसको उसको गौर से, शायद आपने सुना नहीं अभी, तो उसको इस ये कॉलेज नेम अपना साथ मेंशन करें। मेरी आवाज आ रही सबको? जी सर, आ रही है। ओके सर। अच्छा, हमारा टॉपिक सीओपीडी चल रहा था। सीओपीडी आपने अगर स्टडी किया, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं उसके बारे में। सीओपीडी में हमारे ना एक तो चीज रह गई, एक तो ग्रेड्स रह गए थे इसके, वो हमने स्टडी करने हैं। और दूसरा एक था वो एम्फाइसीमा की दो टाइप्स थी, वो भी हमने डिस्कस करनी है। तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है इसके ग्रेड्स। इसके 4 ग्रेड्स हैं टोटल, और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है इसके बारे में। इसके ग्रेड्स टोटल 4 हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। ठीक है। नॉर्मल FeV1 बाय FVC, ये रेशियो है। FeV1 का मतलब है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और FVC का मतलब है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इसकी जो नॉर्मल रेशियो है ना, नॉर्मली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 80 होती है। 80% से ज्यादा इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर 80 से कम होगा तो इसका मतलब है इसको सीओपीडी है। अब उसके ग्रेड्स हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 30% होगी, अगर इस FeV1 बाय FVC की वैल्यू जो है 30% से कम होगी, तो इसका ग्रेड 4 है, ये वेरी सीवियर केस है। अगर इसकी वैल्यू 30 to 50 के बिटवीन होगी तो ये सीवियर है, ग्रेड 3 में आएगा। अगर इसकी वैल्यू 50 to 80 के बिटवीन है तो ये मॉडरेट होगा, ग्रेड 2 में आएगा। और अगर ग्रेटर देन 80 होगा तो ये माइल्ड होगा, ग्रेड 1 में आएगा। ये इसके ग्रेड्स हैं, ये अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में, तो इसको करना है आपने अच्छे से। बस ये टेबल ही करना है, और ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें और ये है कि हमारे पास एम्फाइसीमा की 2 टाइप्स हैं, वो भी हमने डिस्कस करनी है अभी। एम्फाइसीमा की 2 टाइप्स होती हैं। एक है सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा, और दूसरी है पैन लोब्यूलर एम्फाइसीमा। पैन लोब्यूलर एम्फाइसीमा जो है, उसमें ये होता है कि उसमें इसमें लोब्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और जितना भी एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है, एल्वेओलर डक्ट्स वगैरह, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी डैमेज होती हैं। लोब्यूल्स भी डैमेज होते हैं, एल्वेओलर डक्ट भी डैमेज होती है, और एल्वेओलाई भी डैमेज होती है। जबकि जो सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा है, उसमें सिर्फ लोब्यूल्स डैमेज होते हैं। उसमें जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एल्वेओलाई है, वो प्रिजर्व रहते हैं, वो डैमेज नहीं होते। ये दोनों में डिफरेंस है, और ये दो इसकी टाइप्स हैं। और इसका बस इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना, बस इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाकी ये बता दें कि आपको आवाज मेरी आ रही, आपको समझ लगी इस बात की? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ रही है, पीछे डिस्टरबेंस है। डिस्टर्बेंस है? अच्छा, चले मैं इसको देखता हूँ। वैसे डिस्टर्बेंस तो पीछे कोई भी नहीं है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज, क्लियर ठीक आ रही है। ठीक है। जिनको नहीं आ रही, वो थोड़ा सा ये है कि वो अपना नेट इशू वगैरह वो चेक कर लें। वॉल्यूम कम है। मेरा वॉल्यूम सबको कम आवाज आ रही है, या ये सिर्फ तैयबा को कम आ रही है? ये काइंडली जल्दी बता दें, क्योंकि हमने नेक्स्ट सर लेक्चर कल की तरह ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। आप जैसे कल आपने पोजीशन थोड़ी सी चेंज की थी तो सही हो गया था, वैसे है। चले ठीक है, मैं चेंज कर दूँ, 2 मिनट वेट करें।
अभी बताएं, मेरी आवाज आ रही सबको? यस यस सर। सर, आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा है, हमारे टॉपिक्स रह गए थे सीओपीडी में, एक ग्रेड्स का रह गया था, दूसरा एम्फाइसीमा की 2 टाइप्स रह गई थी, वो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। इसके ग्रेड्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेड्स में ये है किसके 4 ग्रेड्स हैं टोटल, FEV1 और FVC। FEV1 का मतलब ये है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, और FVC का मतलब है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ना, ये जो रेशियो है FEV1 बाय FVC, ये नॉर्मल रेशियो इसकी है ग्रेटर देन 80, ये नॉर्मल वैल्यू है इसकी। अब अगर 80 से कम होगा तो इसका मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है या COPD है उसको, ठीक है। अब अगर उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन लेस देन 30% होगी तो इसका मतलब है उसको ग्रेड 4 या वेरी सीवियर COPD है। अगर इसकी वैल्यू 30 to 50 के बिटवीन होगी तो इसका मतलब सीवियर है, ग्रेड 3 में आएगा। और अगर 50 to 80 के बिटवीन होगी इसकी रेशियो तो फिर वो मॉडरेट है, ग्रेड 2 में आएगा। और अगर ग्रेटर देन 80 है तो वो माइल्ड होगा, ग्रेड 1 में आएगा। ये इसके ग्रेड्स हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स कर रहे हैं एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा की 2 टाइप्स हैं, एक है पैन लोब्यूलर एम्फाइसीमा और दूसरी है सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा। पैन का मतलब है कंप्लीट, जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो पैन लोब्यूलर एम्फाइसीमा में क्या होगा, इसमें लोब्यूल्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें एल्वेओलर डक्ट भी इन्वॉल्व होगी, इसमें एल्वेओलाई भी इन्वॉल्व होगी, इसमें सारा स्ट्रक्चर डैमेज होगा। लेकिन सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा में क्या होता है, सिर्फ लोब्यूल्स डैमेज होते हैं, जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एल्वेओलाई है वो डैमेज नहीं होती, वो प्रिजर्व्ड रहती है। ये इसकी 2 टाइप्स हैं। अब मुझे बताएं, आपको क्लियर है, समझ आ रही है इसकी? यस सर। ओके, तो इसके साथ हमारा COPD जो है ये कंप्लीट होता है। अच्छा, अगर आपने स्टडी किया हो तो मुझे बता सकते हैं आपको कौन सर सी ये एम्फीसीमा की टाइप कहाँ पे है? एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी। ये एम्फीसीमा की टाइप्स कहाँ पे हैं? एम्फाइसीमा की टाइप्स आपके पास या तो 2 वॉल्यूम वाली ब्रूनर सिद्धार्थ की बुक होगी, ये जो मेरे पास थी ये 4 वॉल्यूम्स वाली थी, तो इस पे ये पेज नंबर 636 पेज नंबर है। बाकी ये ना आप बाद में इसको सर्च कर लेना, अगर ना मिला तो मुझे बाद में बता देना, क्योंकि अभी हमारा टाइम ऐसे ना निकल रहा है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी स्टार्ट करना है, जी तो सर ठीक है। ओके। मुझे बाद में बता देना जी ग्रुप सर। में। जी ओके ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का, वो है एज़्मा। एज़्मा हमारा आज का टॉपिक है। एज़्मा होता क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इसकी सारी इंटरवेंशंस वगैरह और सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। एम्फाइसीमा में एज़्मा में होता ये है कि इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है एयरवे की, इन्फ्लेमेशन होती है एयरवे की, ये इसकी डेफिनेशन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज़्मा। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। ये क्यों होता है, जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है। अब एलर्जन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये एलर्जन्स मैंने लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, ये परफ्यूम हो सकता है, ये स्मोक हो सकता है, ये ग्रास हो सकती है, एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकता है। जब ये ना हर जो पेशेंट है, हर इंडिविजुअल है, ये वेरी करता है। ये जो एलर्जन्स हैं उसको वेरी करते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसकी पैथो क्या है, होता कि क्यों होता है, ये डिस्कस करेंगे। इसकी पैथो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये जितना भी लिखा हुआ है इसको करने की जरूरत नहीं, बस इसकी डेफिनेशन करें, एलर्जेंस करें, बस काफी है। नेक्स्ट हम इसकी पैथो करते हैं। इसकी पैथो में ये है कि जब जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, तो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स जनरेट होती है। होता ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टाइप 1 इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, पैथो में पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं, टाइप 1 रिएक्शंस कौन से होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे उधर। लेकिन अभी हम जो है थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा अभी इधर करेंगे। होता ये है कि ये मुकद्दस जावेद नेट इशू आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बाकियों को मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ये मुकद्दस जावेद आपका फिर नेट इशू होगा, काइंडली इसको आप देख लें। मेरी तरफ से नेट ठीक है। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी में ये है कि जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो मैस्ट सेल्स के ऊपर होती है IgE एंटीबॉडी। IgE एंटीबॉडी होती है
दो IgE एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होता है जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो वो IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। जब IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा तो हमारी बॉडी में ना एक मैस्ट सेल्स हैं। मैस्ट सेल्स इनमें होते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और उनमें होता है हिस्टामिन होता है, उसमें ब्रेडिकाइनिन्स होते हैं, ये मीडिएटर्स हैं जो मैस्ट सेल्स में होते हैं, ठीक है। ये मीडिएटर्स हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन्स, साइटोकाइन, ये सारे मीडिएटर्स हैं जो कि मास्ट सेल्स में होते हैं और बेसिक फंक्शन इन्होंने ही परफॉर्म करना होता है। होता ये है कि मास्ट सेल्स के साथ अटैच है IgE एंटीबॉडीज। जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होगा IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, और IgE एंटीबॉडी किसके साथ बाइंड हुई है, वो मैस्ट सेल्स के साथ बाइंड हुई है। जब एलर्जन IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है तो होता है कि मास्ट सेल से ये जो मीडिएटर्स हैं ये रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइन्स। और जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसके रिजल्ट में हिस्टामिन फिर क्या करता है, हिस्टामिन कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कैपिलरी परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, ये ना हम इंफ्लेमेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है कि इसमें कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके रिजल्ट में जब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो म्यूकस सीक्रेशन ज्यादा हो जाती है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है हिस्टामिन। जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब है जो ब्रोंकाई है उसकी कंस्ट्रिक्शन उसका वो नैरो हो गई है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं इसको एज़्मा है या एज़्मा का अटैक हो गया है, ठीक है। और ये IgE मीडिएटेड है, यानी IgE से हो रही है। और दूसरा जो है इसी पैथोलॉजी में इसमें लिखा हुआ जो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, बस आपने ये पढ़ना है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी में जब आप पढ़ेंगे, आपको जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। आप जब इन चीजों को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बस इन चीजों को सुन लें, तो जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा। एक IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड वो हमने कर लिया। दूसरा नॉन IgE मीडिएटेड एंटीबॉडी भी एज़्मा भी होता है। उसमें क्या होता है, यानी ये तो IgE इसमें इन्वॉल्व है जो भी हमने डिस्कस किया, लेकिन एज़्मा में वो भी इन्वॉल्व है इसकी पैथो में जिसमें IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व ही नहीं होती, जिसमें मीडिएटर्स रिलीज ही नहीं होते, जिसमें हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होता, लेकिन फिर भी एज़्मा, फिर भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वो कैसे होती है, उसमें ये है कि हमारी बॉडी में अल्फा सेल्स, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे ANS के चैप्टर में। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं ना तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, और जब बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ब्रोंकोडायलेशन होती है। होता यह है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जन एंटर होता है तो अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, जिसके रिजल्ट में फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये थी इसकी पैथो। आप मुझे बताएं कि आपको इसकी समझ लगी है, आप मुझे बता सकते हैं चैट में। इसकी पैथो हमने पढ़ ली है सारी। मेरी आवाज आ रही सबको? ठीक है, हिना खालिद सर रिपीट कर दें। चले मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। इसमें ये होता है कि हमारे पास इसकी पैथोलॉजी में दो तरीके से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि ब्रोंकाई का वो नैरो हो जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। ये IgE हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, वो 5 किस्म की एंटीबॉडीज हैं। वो आप जब स्टडी करेंगे फिर आपको पता चलेगा। अभी आपने ये याद रखना है कि अभी हमारा जो लिंक है वो IgE एंटीबॉडी के साथ है, बस, ठीक है। दो तरीके से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, एक IgE से हो सकती है, दूसरा नॉन IgE मीडिएटेड है, यानी IgE से एक होगी, दूसरी IgE नॉन IgE मीडिएटेड है। IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स में क्या होगा, उसमें ये होता है कि IgE जो है वो बाइंड है मैस्ट सेल्स के साथ। मैस्ट सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनमें हिस्टामिन होता है, जिनमें ब्रेडिकाइनिन्स होते हैं, जिनमें साइटोकाइन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब रिलीज होते हैं ना तो फिर इनको मीडिएटर्स कहते हैं। जब रिलीज होते हैं तो फिर अपना प्रॉपर फंक्शन ये करते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, ये कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करवा देते हैं, ये म्यूकस सीक्रेशन को इंक्रीज करवा देते हैं। अब ये कैसे रिलीज होते हैं, होता ये है कि जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है
तो वो सबसे पहले IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। IgE एंटीबॉडी जब IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, IgE एंटीबॉडी किसके साथ अटैच है? वो मैस्ट सेल्स के साथ अटैच है। ठीक है, जब एलर्जन IgE एंटीबॉडी के साथ अटैच हुआ तो मैस्ट सेल्स ने क्या किया? इन मीडिएटर्स को रिलीज कर दिया। ये मीडिएटर्स जब रिलीज होंगे तो फिर ये अपना काम करेंगे, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगे, ये म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ये IgE मीडिएटेड है। ठीक है, और दूसरा नॉन IgE मीडिएटेड में क्या होगा? उसमें ये है, उसमें IgE इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें जो मीडिएटर्स अभी हमने पढ़े, हिस्टामिन, अभी जो ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइन, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे ENS के चैप्टर में, दो किस्म के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स जब भी एक्टिवेट होते हैं तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, और बीटा रिसेप्टर्स जब भी एक्टिवेट होते हैं तो ब्रोंकोडायलेशन होती है। होता यह है कि जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके रिजल्ट में अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और अल्फा रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये थे इसके पैथो। आप मुझे बताएं, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है हिना, आपको अब समझ लग गई है? यस सर। फिर भी अगर आपको कोई मतलब समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कभी भी ग्रुप में कोई मतलब मैसेज कोई भी कर सकते हैं, कहीं भी आपको कहीं भी आपको समझ ना लगे आप कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हम इसकी साइंस एंड सिम्टम्स करेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स, अच्छा मैं ये बता रहा था कि अभी ये देखिए ना बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इधर, मैंने ये जो अंडरलाइन किया, मैं आपके साथ ये PPT में शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी मैंने ये शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, बस आपने इस पे फोकस करना है और यही कॉन्सेप्ट गेन करना है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने अंडरलाइन चीजें की हैं बस आप ये पढ़ लें, ये इनफ होगा, आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मैंने कल भी आपको बताया था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रेस्पिरेटरी सिस्टम की मोस्टली सिमिलर रहती हैं। अब आप मुझे आपने कल भी पढ़ा है, इसमें वही है, इसमें एक तो ये होगा जी डिज्निया हो जाएगा, फिर कफ होगी, ठीक है, दो होगी, फिर एक इसकी मेन सिम्टम ये है कि इसमें वीजिंग होती है, नंबर 2 3, ठीक है। फिर इसमें ये मैंने लिखी हुई है जो आपने बस यही करनी। फिर इसमें सियानोसिस वही, जब ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सियानोसिस हो जाएगी। अब टेकीकार्डिया भी हो रहा है, टेकीकार्डिया भी हम उधर COPD में भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, सियानोसिस उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं जो रेस्पिरेटरी की डिजीजेस हैं, ठीक है। टेकीकार्डिया में क्या हो रहा है? टेकीकार्डिया, अब देखिए मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है टेकीकार्डिया। होता यह है कि जब ऑक्सीजन अब नहीं मिल रही, ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अच्छा तो ऑक्सीजन, अब ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, हाइपोक्सीमिया नहीं तो हो जाएगा, ऑक्सीजन चाहिए ATP की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, ठीक है। तो हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जा रही, ठीक है, हार्ट ने क्या करना है? ब्लड को पंप करना है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो हार्ट को ये लगता है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से ना जा नहीं रहा ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक प्रॉपर तरीके से जा नहीं रहा, तो हार्ट क्या करता है? अपनी जो पंपिंग एबिलिटी है ना, अपना पंपिंग एक्शन उसको इंक्रीज कर देता है, तो उसके रिजल्ट में टेकीकार्डिया हो जाता है। मतलब ब्लड वॉल्यूम तो पूरा है, लेकिन क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई है, लेकिन हार्ट को ये लगता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो क्या करता है? अपना पंपिंग एक्शन इंक्रीज कर देता है ताकि ऑर्गन्स को ऑक्सीजन या ब्लड मिले। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है टेकीकार्डिया, इसके रिजल्ट में टेकीकार्डिया हो जाता है। ये आप वो COPD में भी आप लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट भी डिजीज आएंगे आप उधर भी लिख सकते हैं। मैंने पहले बताया था अगर आपको भूल जाए तो आप ये कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी फिट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस में, ठीक है। फिर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल, ये भी वही चीज है। हाइपोक्सिया जब होगा, हाइपोक्सिया के रिजल्ट में सियानोसिस होती है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हाइपोक्सीमिया जो है ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है एट द इन द ब्लड, जबकि हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है इन द टिश्यूज, ये आपको पता होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये 6 होगी, फिर इसमें चेस्ट टाइटनेस आपने लिख देना है। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस भी इसमें होती है। फिर आपने लिखना है, आप ये टेकिकार्डिया अभी हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपने इसमें डायोफोरेसिस भी होती है। डायोफोरेसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग भी इसमें होती है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं जो आप, इसके अलावा हाइपोक्सीमिया, टेकिपनिया भी आप इसमें लिख सकते हैं। टेकिपनिया का मतलब है इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें अपने 10 पूरी करनी है, बाकी जो रह गई हैं वो आपने सीओपीडी में जो आपने की थी थोड़ी बहुत, जैसे कि वो आप बैरल चेस्ट इसमें नहीं लिख सकते, बाकी जो दूसरी हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भूल गई हैं तो आप वो जो अगर आपको याद है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आपने 10 पूरी करनी है। ये हमारी इसकी सिम्टम्स भी हो गई। मुझे बताएं, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी करेंगे इंटरवेंशन। अंसा, आपने अपना कॉलेज नेम मेंशन नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना कॉलेज नेम मेंशन करना, लेकिन आपने कॉलेज नेम मेंशन नहीं किया। तो आपको रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूँ कि प्लीज अपना कॉलेज नेम मेंशन साथ कर लें। अच्छा, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट हम इसकी मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट वही काम करना जो हमने सीओपीडी में किया था। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब देखो ऑक्सीजन ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, पहला काम हमने ऑक्सीजन देना है। आपने अब इसमें अब आपने जो है ना, मतलब जो पहले आपने इंटरवेंशंस याद किए हैं ना सीओपीडी की, ज्यादातर वही अब इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो आपने उन्हीं को जहन में रखना है और लिखना है। इधर कुछ स्पेसिफिक आपको करने की जरूरत नहीं है और ना इसमें कुछ स्पेसिफिक लिखी हुई है इधर। ठीक है, वो इधर ब्रोंकोडायलेटर्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं बस। ठीक है, वो आप ब्रोंकोडायलेटर्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद रह भी जाता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है बैक्लोमेथासोन एक लिखा हुआ है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, और भी इधर लिखे हुए हैं, तो इसमें से एक दो अगर आपको याद रह जाता है नाम, अगर आपको याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिंपल ब्रोंकोडायलेटर्स भी लिख देते हैं ना कि एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, तो वो भी इनफ है। ज्यादा इतना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये काम है फार्मा का। तो इधर जो है हमने सिर्फ उसको मैनेज करना है। अगर आपको इसका नहीं भी याद रहता तो इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर आप इसका नाम ब्रोंकोडायलेटर ये लिख रहे हैं और साथ उसका नेम भी लिखते हैं, कौन सा ब्रोंकोडायलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कार्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात, इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वही उन जो मैंने पहले करवाई थी वही करनी है। मैं सीओपीडी के भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला काम हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर ली। दूसरा काम फिर सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, अगर क्यों, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, सक्शनिंग करेंगे। फिर हम चेस्ट फिजियो भी करेंगे। जब भी रेस्पिरेटरी का मसला होगा हमने चेस्ट फिजियो करनी है। वो कपिंग आप ना ये यूट्यूब से या गूगल पे टाइप करना और देखना कि चेस्ट फिजियो कैसे करते हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये नर्सिस का ये बहुत मेजर काम है नर्सिस का। ठीक, चेस्ट फिजियो कैसे करते हैं, ये कप शेप बना के ना, तो बैक लंग्स की बैक साइड पे ये टैप करते हैं पेशेंट के, ताकि जो है उसका लंग्स एक्सपैंड हो, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेशन हो। ये चेस्ट फिजियो करते हैं। ये आप ना गूगल से देखना कि चेस्ट फिजियो कैसे करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं इधर आपको ऐसे नहीं समझा सकता, वरना आपको मैं बताता कि ये कैसे करते हैं। अब ये है कि आप उधर से देख सकते हैं। फिर हम देखें एडमिनिस्टर करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स को एडमिनिस्टर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुई है ना, तो उसको हमने फिर एडमिनिस्टर करने ब्रोंकोडायलेटर्स, ताकि इसकी जो है वो ब्रोंकोडायलेशन हो सकती है। फिर हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर करेंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी इंफ्लेमेशन होगी हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें फिर हम यही उसको कहेंगे, यही यानी इंटरवेंशन आप यही लिख सकते हैं सारी, वही जो हमने कल की थी। ठीक है, और इसमें आपने इजाफा पता किस बात का करना है,
अजाफा ये है कि आप आज ये जो वेट लॉस वाली बात है ये आपने नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि वेट लॉस जो है वो उसकी स्पेसिफिक है, इसका स्पेसिफिक नहीं है, वेट लॉस मोस्टली नहीं होता एस्थमा के पेशेंट्स में, ये आप इधर नहीं लिखनी ये वाली, बाकी सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक सबसे मेजर इसकी पोजीशनिंग कौन सी पेशेंट की करते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेस्पिरेटरी की डिजीज से कोई भी पेशेंट है तो उसकी हम कौन सी पोजीशनिंग करेंगे, उसकी सेमी फॉरवर्ड पोजीशन होती है। सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में ये है कि जो बेड होते हैं आपको पता है उसका एक एंगल होता है स्पेसिफिक, हर जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेड्स के स्पेसिफिक वो एडजस्टेबल बेड्स होते हैं, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर, ठीक है। तो ये 30 to 45 डिग्री एंगल जो है ना ये सेमी फॉरवर्ड पोजीशन है, 30 to 45, तो आपने 30 to 45 डिग्री का एंगल रखना है, ठीक है, ये सेमी फॉरवर्ड पोजीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको पता होनी चाहिए, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। हमने इसकी ये मैनेजमेंट भी कर ली, ठीक है, आप ये लिख दें इनफ है, ठीक है। और ये सेमी फॉरवर्ड पोजीशन वाला आपने जिक्र करना, ये आप सीओपीडी में भी वैसे लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो हमने इसकी पैथो भी डिस्कस कर ली, हमने इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट भी होगी, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो वही जो हमने उस वक्त किया था, एबीजीज करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे, एक्सरेज करेंगे, वही है, ठीक है। मैंने पहले बताया था चीजें सिमिलर हैं, सिस्टम का फायदा ये होता है कि एक डिजीज कर लो तो मोस्टली सारी चीजें सिमिलर ही रहती हैं, तो इसका भी यही सीन है, इसकी भी ये चीजें क्वाइट सिमिलर है। तो हमारा एस्मा कंप्लीट हो गया है, तो आप मुझे बता दें इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप ग्रुप में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, कोई भी आपको इशू हो रिगार्डिंग एस्मा, रिगार्डिंग जो जितना भी हमने पढ़ा है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये है कि एक हमारी डिजीज कंप्लीट होगी, हमने दूसरी डिजीज भी डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके लिए अब इसकी जो मीटिंग का टाइम था वो अभी खत्म हो रहा है, तो मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करूंगा, फिर आपने वो लिंक ज्वाइन करना है, तो उस वो जब ज्वाइन करेंगे फिर हम दूसरी डिजीज की करेंगे, वो हमने नमूनिया आज वो डिस्कस करना है। तो अभी जो है एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर अगर कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज है उस पे पोजीशन जो होगी वो सेमी फॉरवर्ड ही होगी। जी जी सेमी फॉरवर्ड पोजीशन हमें रखनी है, जितनी भी जैसे सीओपीडी में हमें सेमी फॉरवर्ड पोजीशन, एस्थमा में हमने सेमी फॉरवर्ड पोजीशन रखनी है। सेमी फॉरवर्ड ओके सर, का सेमी फॉरवर्ड का एंगल जो है 30 to 45 डिग्री है, तो ये इसका एंगल है, ठीक है। सर इसकी असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग नहीं करनी? डायग्नोस्टिक फाइंडिंग मैंने कल भी बताया था वो वही है, एबीजीज करेंगे हम इसमें, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, एबीजी से हमको पता चल जाता है इसमें सिरोसिस है कि नहीं है, फिर हम एक्सरेज करते हैं, फिर हम इसमें स्पायरोमेट्री करते हैं, तो वो वही है जो हमने सीओपीडी में की थी, इसमें कोई हमको स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, वो काफी है। तो और कोई हो क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ जो फाउलर पोजीशन है ना ये 3 किस्म की होती है, एक लो फाउलर है, एक सेमी फाउलर, एक हाई फाउलर पोजीशन है, ठीक है। जो लो ये आप लिख लें, इसको आप ना प्लीज नोट कर लें, ठीक। जो लो फाउलर पोजीशन है ना उसका एंगल है 15 to 30 डिग्रीज, ठीक है, लो फाउलर पोजीशन। और जो सेमी फाउलर पोजीशन है उसका एंगल है 30 to 45 डिग्रीज, और जो हाई फाउलर पोजीशन है उसका एंगल है 45 to 90 डिग्रीज, इसको प्लीज आप नोट कर लें। और मोस्टली हम जो है ना वो सेमी फाउलर पोजीशन रखते हैं, लेकिन ये फाउलर 3 किस्म की पोजीशन है, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, उसको हमने सेमी फाउलर पे रखना, लो फाउलर पे रखना, हाई फाउलर पे रखना है, लेकिन मोस्टली हम सेमी फाउलर पे रखते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है आपको? अच्छा और एक ये और बात आपको मैं बता दूं कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना, नर्सिंग डायग्नोसिस का क्वेश्चन आता होता है कि राइट 5 नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ किसी भी डिजीज की, वो आ जाती है कि डायग्नोसिस लिखो, वो आपको मैं सिखाऊंगा, वो ना 4 ऐसी डायग्नोसिस हैं जो आप किसी भी डिजीज में लिख सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कुशिंग सिंड्रोम का आया था, मोस्टली सीओपीडी का आता है कि इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखें, एमआई का भी आता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखें, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें 4 ऐसी हैं जो आप किसी भी डिजीज में लिख सकते हैं, और हमने सिर्फ 1 या 2 जो है वो हर डिजीज की स्पेसिफिक करनी है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है,
राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ COPD या एस्थमा या किसी भी, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा नर्सिंग डायग्नोसिस। ये थोड़ा लेंथी काम है, ये मैं आपको ये जब कंप्लीट होगा चैप्टर फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। अच्छा, तैयबा मुनीर का क्वेश्चन है कि लो फॉरवर्ड पोजीशन का एंगल, लो फॉरवर्ड पोजीशन का एंगल है 15 to 30 डिग्रीज। 15 to 30 डिग्रीज लो एंगल है, 30 to 45 सेमी फाउलर और हाई फाउलर 45 to 90 डिग्रीज। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा लिंक सेंड करूंगा, आपने वो ज्वाइन करना है ताकि हम अपना दूसरा टॉपिक जो आज का निमोनिया है उसको भी, TB है वो भी हमने आज डिस्कस करना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मीटिंग है ना, इसका मैक्सिमम टाइम 30 to 45 मिनट्स होता है, तो इसलिए हमको ये दोबारा लिंक शेयर करना पड़ता है। तो अभी हम जो है ना वो दोबारा फिर मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप काइंडली उसको ज्वाइन करें।